हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्पों की खेती कहलाती है, कल्टीवेटिंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। देखो, फ्लावर्स की जो खेती है उसको क्या कहते हैं, टर्म पूछा गया है, उस टर्म का नाम क्या है। तो पुष्पों की खेती जो है उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहां तीन नाम और दिए हुए हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य पालन या मछली पालन को कहा जाता है, एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, और सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन को कहा जाता है। तो आप चारों याद रख सकते हो। हालांकि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सिर्फ फ्लोरिकल्चर ध्यान रखना है कि पुष्पों की खेती जो है, कल्टीवेटिंग ऑफ फ्लावर्स जो है, उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः आवर्त बीजी पादपों में परागकोश होते हैं। जनरली इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स द एंथर्स आर, यानी परागकोश कैसे होते हैं आवर्त बीजियों में सामान्यतः, तो ये होते हैं द्विपालित व द्विकोष्ठी, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। अपने जानते हैं कि ये नीचे एक जब अपने परागकोश की संरचना पढ़ते हैं तो अपने ये देखते हैं कि ये नीचे एक फिलामेंट होता है, उसके ऊपर जो है वो द्विपालित बाइलोब्ड जो है वो एंथर होता है परागकोश, जिसमें दोनों के अंदर दो दो चैम्बर होते हैं। तो ये कैसे हो गए, द्विपालित होते हैं, और डाइथिकस मतलब द्विकोष्ठी होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुदानी की सबसे आंतरिक परत होती है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है। अपने जानते हैं कि टोटल 4 तरह की परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ओर बात करें तो एपिडर्मिस होती है, ये सबसे बाहर होती है, आउटर है। ठीक है, उसके नीचे एंडोडर्मिस होती है, फिर मिडिल लेयर होती है, और सबसे नीचे यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, बीजाणुजनक उत्तक जो होते हैं, उनके जस्ट बाहर जो परत पाई जाती है उसका नाम है टेपिटम। तो सबसे आंतरिक परत पूछी है तो टेपिटम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु बीजाणुदानी की किस परत में सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। इन विच लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इज द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज फाउंड। तो अभी जो 4 परतें बताई थी आपको, उसमें यह बताना है कि कौन सी लेयर है जिसमें सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे वो हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति की या आर्द्रताग्राही प्रकृति की हो जाती है। और ये परत जो है वो डिहाइसेंस ऑफ एंथर, यानी जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो उसके फटने में भी हेल्प करती है। तो ये पाया जाता है एंडोथीशियम के अंदर। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे जो एंडोथीशियम होती है उसमें कुछ जगहों पर जो है वो सेलुलोज का जमाव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन ए पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल को आप एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहा जाता है। तो अपने जानते हैं कि जो एक पीएमसी होती है या एक एमएमसी होती है उसमें मियोसिस द्वारा, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर या 4 जो लघु बीजाणु हैं उनका निर्माण होता है, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। ठीक है, तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं एक एमएमसी में या एक पीएमसी में मियोसिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। लघु बीजाणु जनन द्वारा निर्मित लघु बीजाणु चतुष्क, अभी जो अपने बात कर रहे थे कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है या क्वाड्रेट बनता है, कि कोशिकाओं की गुणिता क्या होती है, यानी प्लोइडी क्या होती है। अब यहां आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर अपने से पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या जो पीएमसी है उसकी प्लोइडी क्या होती है, तो उसकी प्लोइडी या गुणिता तो होती है 2n, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस होकर पहले 2 माइक्रोस्पोर बनते हैं और फिर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस सेकंड के द्वारा। ठीक है, तो इनकी जो गुणिता है प्लोइडी जो है वो क्या होती है, अगुणित होते हैं, ये n होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1n हो जाएगा। सीधा n भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पराग कणों को उच्च ताप व प्रबल अम्लों व क्षारों से जैव निम्नीकृत होने से बचाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट प्रोटेक्ट्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम बीइंग बायोडिग्रेडेड बाय हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
यानी कि परागकण अपने जानते हैं कि परागकण काफी लंबे टाइम तक जो है वो जीवित रह सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो सरवाइव कर पाते हैं, उन पर किसी प्रकार के टेम्परेचर का, एसिड्स का, बेसिस का इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो इसका रीजन ये है कि परागकणों की भित्ति जो है वो द्विस्तरीय होती है, जिसमें बाहर वाली जो परत है उसको क्या कहा जाता है, बाह्यचोल या एक्जाइन कहा जाता है। अंदर वाली जो होती है उसको इंटाइन कहा जाता है। ये एक्जाइन जो होती है इसमें एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ, विशेष प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसको जैव निम्नीकृत करने वाला, यानी जिसको डिग्रेड करने वाला अभी तक कोई भी एंजाइम भी खोजा नहीं गया है। तो ये स्पोरोपोलेनिन ही वो पदार्थ है जो परागकणों की उच्च ताप से, प्रबल अम्लों से, प्रबल क्षारों से रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकणों की आंतरिक भित्ति बनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि परागकण के ऊपर द्विस्तरीय परत पाई जाती है जिसमें बाहर वाली एक्जाइन, बाह्यचोल, ये इंटाइन, अंतःचोल। यहां अपने से आंतरिक भित्ति मतलब अंतःचोल के बारे में पूछा है, तो बाह्यचोल तो बता ही दिया किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और आंतरिक परत जो है ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांशतः आवर्त बीजियों में परागन के समय परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में होते हैं? मोस्टली इन एंजियोस्पर्म्स एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स आर इन व्हाट सेलुलर स्टेट? यानी कि जब एंथर यानी परागकोश परिपक्व हो जाएगा, परिपक्व होने का मतलब है वो फूटेगा, उसका डिहाइसेंस होगा और परागकण उसमें से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इस पॉलिनेशन के समय ये जो पोलन ग्रेन या जिसको अपने परागकण कहते हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प या उसी पुष्प में जा रहे हैं, उसके वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, उस समय इन पोलन ग्रेन की कोशिकीय अवस्था कैसी होती है? मतलब ये एक कोशिकीय होता है, द्विकोशिकीय होता है, त्रिकोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है। तो इस समय पोलन ग्रेन जो है वो द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, जिसमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, वेजिटेटिव सेल होती है, और एक छोटी कोशिका होती है जिसको जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पॉलिनेशन के समय पोलन ग्रेन कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है, तो ये बाइसेलुलर होता है, द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में किस ताप पर भंडारित करना संभव है? At what temperature is it possible to store pollen grain in liquid nitrogen? अपने बुक के अंदर एक अपने मेथड पढ़ते हैं जिसमें अपने देखते हैं कि जो पोलन बैंक होते हैं, पराग बैंक होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन्स को कुछ टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और उसके लिए अपने एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उन पोलन ग्रेन्स को स्टोर रखा जाता है। और उस प्रोसेस को, उस विधि को क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो संरक्षण कहा जाता है। तो अपने से वो टेम्परेचर पूछा है कि किस टेम्परेचर पर आप लिक्विड नाइट्रोजन यानी द्रव नाइट्रोजन के अंदर परागकणों को संरक्षित या भंडारित कर सकते हैं, तो वो टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पर यह टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, द्रव नाइट्रोजन के अंदर परागकणों को संरक्षित या भंडारित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। आवर्तबीजी पुष्प में स्त्री केसर जायांग कितने भागों से मिलकर बना होता है? यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखते हैं अपने, उसमें जायांग कितने भागों का बना होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अपने जानते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखते हैं अपने कि जायांग जो है, जो स्त्री केसर जो है वो 3 भागों का बना होता है। सबसे ऊपर जो है वो स्टिग्मा होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर स्टाइल होती है, वर्तिका, और नीचे जो है वो ओवेरी होता है, अंडाशय, है ना। तो 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 पोलन ग्रेन्स? तो 100 माइक्रोस्पोर के बारे में पूछा है, बनाने हैं अपने को पोलन ग्रेन, तो कितने मियोसिस करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो अपने अभी आपको बताया था मैंने कि जो एमएमसी होती है वो मियोसिस के द्वारा, एक मियोसिस के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है। तो एक मियोसिस द्वारा 4 बनते हैं, तो टोटल 100 बनाने हैं, तो 25 मियोसिस की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सामान्यतः आवर्तबीजी भ्रूणकोश होता है। द एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज, यहां एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा है, तो एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड होता है, 7 कोशिकीय होता है। और साथ ही साथ अगर न्यूक्लियस भी पूछ ले तो कितने न्यूक्लिएटेड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। अपने इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें ऊपर यहां पर 3 सेल्स होती हैं, 3 ही केंद्रक होते हैं एंटीपोडल सेल, बीच में सिंगल सेल होती है लेकिन न्यूक्लियस 2 होते हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो 3 सेल होती है और 3 ही केंद्रक होते हैं, यानी 3 + 2 + 3 ऐसी कंडीशन पाई जाती है न्यूक्लियस की। और सेल की बात करें तो 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और एक ये बीच में बड़ी कोशिका। ठीक है, तो टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल चेंज इनटू, यानी बीजांड से क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो बीजांड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बीड में कन्वर्ट होता है। यानी बीज का निर्माण किससे होता है, ओव्यूल से होता है, बीजांड से होता है। ठीक है, और फल का निर्माण जो है वो अंडाशय की भित्ति से होता है, यानी ओवेरी वॉल जो होती है, पेरिकार्प जो होती है वो अंडाशय की भित्ति का निर्माण करती है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूणकोश के अंदर स्थित अंड उपकरण कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। द एग अपरेटस लोकेटेड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स। तो अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाई थी इस प्रकार की, मैंने कहा था कि 3 सेल ऊपर होती हैं, एक कोशिका बीच में होती है बड़ी, और नीचे भी 3 कोशिकाएं होती हैं। इन 3 कोशिकाओं को मिलाकर ही कहा जाता है एग अपरेटस या अंड उपकरण। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, बीच वाली बड़ी कोशिका एग सेल होती है और साइड वाली दोनों छोटी कोशिकाएं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो अपने से यह पूछा गया कि कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एग अपरेटस, तो कितनी, 2 तो सिनर्जिड्स होती हैं और 1 एग सेल होती है, टोटल कितनी होगी, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एग अपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे पुष्प जो कभी भी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं, फ्लावर्स दैट नेवर ओपन आर ऑलवेज क्लोज्ड, उनको क्या कहा जाता है। ऐसे प्रकार के पुष्पों को जो कभी नहीं खुलते उनको क्लाइस्टोगैमस फ्लावर या अनुन्मील्य परागनी पुष्प कहा जाता है। ये जिन पौधों के अंदर स्वयं परागन ही होता है, या आप ये कह सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक तरह का अडेप्शन होता है, अनुकूलन होता है। ये जिन फ्लावर्स के अंदर पुष्प कभी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं, उनमें हमेशा हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागन ही होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुन्मील्य परागनी पुष्प या क्लाइस्टोगैमस। और जो पुष्प खुलते हैं उनको चजामोगैमस या उन्मूल परागनी पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुन्मील्य परागनी पुष्प पाए जाते हैं, अभी अपने देखा था कि अनुन्मील्य परागनी पुष्प या क्लाइस्टोगैमस फ्लावर बोलते किनको हैं, जो कभी नहीं खुलते। ये कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो ये वायोला में भी पाए जाते हैं, ये ऑक्जेलिस में भी पाए जाते हैं, ये कनकोआ या कोमेलिना में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ अबव। और याद रखना है आपको कि नहीं, 2 ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखो जिनमें क्लाइस्टोगैमी प्रेजेंट होती है, यानी जो कभी नहीं ओपन होते। तो इन 3 में से कोई भी 2 नाम जो है, तीनों याद होने चाहिए, वैसे तो 2 तो आपके याद होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है, एनीमोफिली इज जनरली फाउंड इन। अच्छा, ये ध्यान रखना, वायु परागन जो है उसको एनीमोफिली कहा जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, तो वायु परागन जो है वो सामान्यतः ग्रास के अंदर या घासों के अंदर पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बाय वाटर। तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन पूछा गया है। ये तीनों ही जो प्लांट दिए हुए आपके सामने, वेलिसनेरिया है, जलकुंभी है, हाइड्रिला है, ये तीनों ही जलीय पादप हैं। लेकिन जलकुंभी के अंदर जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू नहीं होता, एयर या इंसेक्ट के थ्रू होता है। जबकि वेलिसनेरिया जो है और हाइड्रिला जो है, इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें जो है तो पाया तो जाता है वाटर के अंदर, लेकिन उसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता, तो आप बड़ी एग्जांपल याद रख सकते हो, जलकुंभी या आइकोर्निया है। ठीक है, और जल द्वारा होने वाले जो है वो वेलिसनेरिया भी है, ठीक है, हाइड्रिला भी है, जोस्टेरा भी याद रख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। वायु परागित परागकण सामान्यतः होते हैं, विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स आर जनरली। वायु परागित परागकणों के लिए उनका अट्रैक्टिव होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो किनकी विशेषता है, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होंगे, है ना, उनकी विशेषता है। तो छोटे तो होते हैं वो,
रंगहीन होते हैं, कलर कोई नहीं होता उनका, और बी और सी हो जाएगा ये वाला। तो ए गलत है इसमें से, बी और सी जो है वो वायु परागित परागकणों के लिए सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? ये पीछे भी मैंने बता दिया आपको पहले ही। एनीमोफिली का मतलब है किसके द्वारा परागण होना? हवा के द्वारा, बाई एयर के द्वारा जो है पॉलिनेशन होना, ठीक है। नेक्स्ट, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाता है। द मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड। देखो, जब अपने बात करते हैं पर परागण की, तो उसके लिए एक अनुकूलन होता है प्लांट्स में कि जो मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन हो। इसको कहा जाता है डाइकोगेमी। हिंदी में तो इसका नाम भिन्न काल पक्वता है, तो वहां तो नाम से ही पता लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो भिन्न काल पक्वता नहीं दिया जाएगा, आपको डाइकोगेमी दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए एक ही समय परिपक्व हो तो उसको समकाल पक्वता या उसको होमोगेमी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म जो है वो भ्रूण को पोषण देने का, यानी विकसित होते हुए भ्रूण को प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ये काम है एंडोस्पर्म का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 23rd का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निषेचन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द फर्टिलाइजेशन? तो निषेचन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो स्ट्रॉसबर्गर थे, ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इन्हीं ऑप्शन में से आपसे पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, है ना, हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की खोज किसने की, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भ्रूणपोषी बीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोस्पर्मिक सीड? भ्रूणपोषी का मतलब यह है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होते समय फिर भी उस जब बीज बनेगा तो बीज में भी कुछ भ्रूणपोष बचा रह गया, यानी पूरा का पूरा भ्रूणपोष जिसने न्यूट्रिशन देना था एम्ब्रियो को वो यूज नहीं हुआ। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल जो है वो नारियल, एक तो नारियल होता है, और अपने ऑप्शन में नारियल है नहीं, अरंडी दिया हुआ है, तो एक अरंडी होता है, ठीक है। अरंडी और नारियल जो है वो दोनों ही एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हैं, जबकि मटर है, सेम है, मूंगफली है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परिभ्रूणपोष पाया जाता है। पेरिस्पर्म इज फाउंड इन। परिभ्रूणपोष क्या होता है कि कभी कभी कुछ बीजों के अंदर जो न्यूसेलस होता है, बीजांड का ये जो होता है वो पतली परत के रूप में बचा रह जाता है, ठीक है। सामान्यतः तो उसका यूज पहले ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो न्यूसेलस है वो पतली परत के रूप में बीज में पाया जाता है, और उसी को कहा जाता है पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष। और ये काली मिर्च में भी होता है, ये चुकंदर में भी होता है, बीट रूट के अंदर। तो बोथ ए और बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया, चलो कोई नहीं। आपको मैंने बताया कि बीजांड जो है वो आगे चलकर किसकी फॉर्मेशन करता है? सीड की या बीज की फॉर्मेशन करता है, जबकि ओवेरी की वॉल जो है वो फ्रूट वॉल की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहां सी ऑप्शन हो जाएगा बीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड फॉल्स फ्रूट? असत्य फल वो होता है जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, अंडाशय के अलावा किसी भाग से होता है। तो अपने जो बुक के अंदर अपने फॉल्स फ्रूट पढ़ने हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है वो किससे होती है? पुष्पाशन से होती है, थैलेमस से होती है। आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल भी अपने उनके, तो बी हो जाएगा 28 नंबर का। नेक्स्ट, असत्य फल का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, तो ये इनमें से सारी जो हैं ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। एप्पल हैं, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट आंसर के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो भी पीछे बताया था कि जो ट्रू फ्रूट है उसकी फॉर्मेशन जो है वो किससे होती है? ओवेरी के पार्ट से होती है। तो अंडाशय से जब फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसको सत्य फल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल मैंगो लिख सकते हो। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज, किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन? तो अपने को इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो जब एग सेल यानी कि अंड कोशिका और फीमेल गैमीट यानी कि मेल गैमीट यानी कि नर जो केंद्रक हैं उनका आपस में संयोजन होता है, तो इसको निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग सेल या फीमेल गैमीट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट,
ट्रिक्सलन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो ट्रिपल फ्यूजन के अंदर एक तो मेल गैमीट और जुड़ता किससे है, जो एम्ब्रियो सैक के बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, द्वितीय केंद्रक होता है ना। इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने देखते हैं, यहाँ बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेल गैमीट इस स्ट्रक्चर से जब जुड़ता है जाकर तो उसको अपने ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक्सलन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मेल गैमीट का फ्यूजन किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस, यानी बिना निषेचन के बीज की फॉर्मेशन होना, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। और ये होता है किसके अंदर, एस्ट्रेसिया के अंदर और ग्रास के अंदर, घास के अंदर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला। ठीक है, नेक्स्ट, एनशेक जनित फल का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेटिक फ्रूट इज। तो एनशेक जनित, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है उसका एग्जाम्पल पूछा गया है, तो ये होता है केला। ठीक है, इसका अंगूर भी हो सकता है ऑप्शन, अगर अंगूर आए तो वो भी लिख सकते हो, अगर वैसे मतलब वेरी शॉर्ट में आता है तो यहाँ ऑप्शन जो है वो केला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की व्यवस्था होती है, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें न्यूक्लियाई की जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ डाइकोट प्लांट्स। तो ये आपको बताया 3+2+3 होती है। ऊपर 3 जो केंद्रक होते हैं, बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और नीचे 3 न्यूक्लियस होते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स के प्रतिमुखी कोशिकाओं के केंद्रक होते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के होते हैं, और बीच में जो नीचे 3 हैं जो माइक्रोपाइल एंड की और बीजांड द्वार सिरे की और, उसमें बीच में बड़ी एंड कोशिका और साइड में दोनों सिनर्जिड सेल्स या साई कोशिकाएं होती हैं। तो 3+2+3 की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में, यानी कि एक जो मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसके अंदर n यानी कि हैप्लॉइड अगुणित, 2n यानी डिप्लॉइड तथा 3n यानी कि त्रिगुणित स्थिति मिलती है। किन में मिलती है ये पूछा गया है। जनरली n, 2n एंड 3n पोजीशंस आर फाउंड इन ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल रिस्पेक्टिवली। तो यहां अपने को ये बताना है कि अगुणित कौन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द्विगुणित कौन होता है और त्रिगुणित कौन होता है। तो एग सेल जो होती है, नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, परिपक्व निषेचित बीजांड पूछा है ना, मैच्योर जब बीजांड हो जाता है तो एन जो होती है वो तो एग सेल होती है, एग सेल अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है क्योंकि ये फीमेल गैमीट है। 2n जो है वो न्यूसेलस होता है, बीजांड का ये जो है उसकी प्लॉइडी द्विगुणित होती है, जबकि 3n जो है वो कौन बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। कोई दिक्कत नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अपने को इस चैप्टर में जितनी भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्लॉइडी जो गुणिता है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉली एम्ब्रियोनी, ये इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में इसको बहुभ्रूणता कहते हैं ना। पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ बहुभ्रूणता जो है वो सिट्रस फैमिली की विशेषता है, जो नींबू वर्गीय परिवार है उनमें ये पाई जाती है बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता होती क्या है ये अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर 1 से ज्यादा भ्रूण की फॉर्मेशन होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। When the number of embryos in an embryo sac is more than 1, then that conditions are called polyembryony। ठीक है, polyembryony, यहाँ थोड़ा गलत स्पेलिंग मिस्टेक है ये, है ना, सही कर लेना इसको, POLY आएगा। ठीक है, polyembryony, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो जो पोलन ग्रेन है उनमें सबसे ज्यादा जो विटामिन है वो कौन सा पाया जाता है, स्पेशली विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म की गुणिता पूछी है तो भी आपके पीछे क्वेश्चन करके भी आए हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब त्रिगुणित होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे तो आपके एग्जाम में आपको इन्हीं क्वेश्चंस के जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन हैं, यानी इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ी और लैंग्वेज में हो सकता है वो दे दे, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, खूब सारी मेहनत कीजिए, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, हेल्थी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।